हेलो डियर बच्चे पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चे पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमने पहली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ दिए थे। आज हम इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आई होप मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसमें आज के हमारे टॉपिक रहेंगे सोइंग, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स आज हम पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक है सोइंग। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटीज, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. अब देखिए, जब हमने पहले पढ़ा कि हमारी जो सॉइल होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, हमें कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए अपनी सॉइल की, क्या क्या टूल उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जब आप सोइंग करोगे तो उससे पहले आपको तो बीजों की जानकारी होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप खेती कर रहे हो और बीज कोई भी उठा के ला गए, देखा नहीं, चेक नहीं करा और डाल दिया, तो वो क्या होगा, आपकी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगी, है ना, फसलें अच्छे से नहीं होंगी। तो जो सोइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, सोइंग से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये गुड क्वालिटी है कि नहीं है, क्लीन और हेल्दी सीड होनी चाहिए। ठीक है, और फार्मर ये प्रेफर करता है कि जो हम सीड ले रहे हैं वो अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए, और जब हम बो रहे हैं उस चीज़ को तो उस सीड से बहुत अच्छी फसलें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। एक पहले है एक्टिविटी 1.1, आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कोई सीड वाटर में तैरता है? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या जो डूबने वाले सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं या भारी होते हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, तो किस तरह से बहुत हल्के हो सकते हैं? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड और दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो खोखले होते हैं, ठीक है, जिससे वो बहुत हल्के हो जाते हैं, तो इस कारण वो वाटर में फ्लोट करने लग जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर सीड आपके सही होंगे। आप एक बार क्या करना कि बीज लेना और पानी में डालना। ठीक है, पानी में जब डाल दोगे तो आप देखोगे कुछ सीड तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ सीड क्या होंगे, ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। तो जो फ्लोट कर रहे हैं वो या फिर वो डैमेज सीड हो सकते हैं, ठीक है, जो कि खोखले होंगे अंदर से और बहुत लाइटर होंगे, उनका जो वेट होगा बहुत हल्का सा होगा, इसलिए वो फ्लोट कर रहे होंगे वाटर में। दिस इज अ गुड मैटर फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जब हम सीड को पहचान कर रहे हैं तो सीड का हम पानी में डाल दें और देख लें कि कौन से सीड अच्छे हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। फिगर 1.2 ए एंड बी। तो सोइंग से पहले हमें बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क दिया जाता है कि भाई तुमने तो क्या करा है कि सीड तो देख ली, पहचान कर ली किस तरह से करना है। ठीक है, अब तुम्हें टूल कौन से यूज़ करने हैं सोइंग में। ठीक है, तो आपको फिगर 12, तो फिगर आपको 1.2 ए और बी दिए रखे हैं, उसमें आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड दिया है सोइंग का, ठीक है, और यहाँ पे एक सीड ड्रिल दे रखी है। तो ये 2 टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हम ट्रेडिशनल टूल में। द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ funnel. Figure 1.2a. The seed are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These end fires into the soil and place seed there. तो ट्रेडिशनल टूल हम यूज़ करते हैं एक ट्रेडिशनल मेथड में, जैसे कि ये एक फनल शेप्ड का होता है। ठीक है, फनल आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, इस तरह से ये फनल होता है। ठीक है, और आप देख रहे हो ये फनल की जो पाइप हो नीचे सॉइल तक जा रखी है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दूसरा टूल यूज़ हो रखा है। तो इस फनल में क्या करते हैं, जब वो सीड को डालते हैं तो इसमें 2 या 3 पाइप्स होती हैं, ठीक है, और एक शार्प एंड होता है। तो वो जब शार्प
जब हम बीज को डालते हैं तो धीरे धीरे जो बीज है वो उस पाइप के थ्रू नीचे आता है, देन वो सॉइल में चले जाता है और वही जो पाइप है वो सॉइल में एक गड्ढा कर देती है कि बीज यहाँ से ऊपर से नीचे चले जाए। ठीक है, फिर आता है सीड ड्रिल। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब ट्रेडिशनल मेथड तो बहुत पुराना हो गया, तो बहुत पहले से चल रहा है। अब जैसे जैसे साल बीतते गए तो हमारे पास एक सीड ड्रिल आने लगी। ठीक है, सीड ड्रिल भी एक पार्ट है सोइंग का। ये ट्रैक्टर की हेल्प से होता है। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस विद डेप्थ। अब देख रहे हो आप इस मशीन को, एक बार देखो कि इस मशीन का डिज़ाइन कैसा है। ये इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो रखा है, जैसे कि पहला पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे है, देन दूसरा यहाँ पे, तो ये इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में है। ठीक है, इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर बाय दिस सॉइल आफ्टर सोइंग। तो ये इतना अच्छा टूल है कि ये पूरे अच्छे से सारे सीड्स को कवर कर देता है। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये ऐसा टूल है कि बर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, जैसे बर्ड्स होते हैं पीछे पीछे से क्या करने लग जाएंगे, वो खाने लग जाएंगे आपके बीज को, पर लेकिन ये अच्छे से सेटल डाउन कर देता है सॉइल के अंदर को, सीड को। और ये लेबर के जो फार्मर्स होते हैं उनका ये टाइम सेव करता है साथ साथ में। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब देखो, जैसे कि आप फील्ड में कोई भी प्लांट बो रहे हो, ठीक है, अब आपको डिस्टेंस पता नहीं होगी, ठीक है, और आपने चिपका के रख दिए। अब धीरे धीरे जब वो बड़े होते रहेंगे तो वो क्या होगा, उनकी जो साइज़ होगा वो भी इंक्रीज होगा, फैलते रहेंगे, तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं होगा। ठीक है, बीजों की जो दूरी है वो इक्वल डिस्टेंस में हो। ठीक है, ताकि जो प्लांट ग्रो हो, फैले तो प्रॉपर अच्छे से वो फैले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस अलाउज प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At time of few plants may have to remove to prevent overcrowding. अब इसका एक और फ़ायदा है कि प्रॉपर इसमें सनलाइट भी जाती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, वाटर भी अच्छे से मिल जाता है सॉइल में। ठीक है, और जो बाकी के प्लांट्स होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं। कभी कभी भीड़ भाड़ वाले पौधों में रुकने के लिए कुछ पौधे को हटाना भी पड़ सकता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. जब आप बीज बो रहे हो तो soil में आप क्या डालते हो, मैन्यूअर फर्टिलाइज़र भी डालते हो। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक सब्सटेंस होता है जब आप ऐड करते हो सॉइल में, ये एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, जो प्लांट की हेल्थी ग्रोथ में हेल्प करता है, इसी को हम कहते हैं मैन्यूअर और फर्टिलाइजर। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। These nutrients are essential for the growth of plants. Soil crop plant में minerals nutrients को भी सप्लाई करता है, और यही जो nutrients होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। In certain areas farmers grow crops after the crop इन द सेम फील्ड। कुछ एरिया में किसान एक ही खेत में एक के बाद एक फसल उगाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो फील्ड होती है कभी भी बंजर नहीं रहती है, ना सूखा रहता है, प्रॉपर वो सॉइल अच्छी मॉइस्चर रहती है। ठीक है, और ग्रोथ होती रहती है प्लांट की। तो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। अब तो आप सोचो कि आखिर उन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। कंटिन्यूसली कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब जब आप कंटिन्यूसली कल्टीवेशन कर रहे हो क्रॉप्स का एक के बाद एक, जैसे कि आपने एक क्रॉप उगाई, फिर उसके बाद काटी, फिर से दोबारा दूसरी क्रॉप उगाई, तो ये क्या करता है, सॉइल को बहुत कमज़ोर कर देता है उसके न्यूट्रिएंट्स से। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. अब देखो कि आप जब एक ही चीज़ में बार बार एक ही काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी आएगी, है ना। तो जो खेत की सॉइल होती है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कम करने लग जाती है, तो फार्मर्स उसमें मैन्योर को ऐड करते हैं ताकि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से आए और हमारी जो प्लांट है फिर से प्रॉपर ग्रो करे। तो यही प्रोसेस मैन्योरिंग कहलाती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब जब आपके खेत में इम्प्रॉपर काम हो रहा होगा, मतलब मैन्योरिंग ठीक से नहीं हो रही है और अच्छे से आप डाल नहीं रहे हो, तो वो जो प्लांट होगा वो उसका रिजल्ट भी बहुत बेकार आएगा, मतलब वो कमज़ोर होंगे, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, मैन्योर is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes. अब मैन्योरिंग
जो मैन्योर होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसका मतलब ये ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिबल सब्सटेंस है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्टेज निकलता है ये सब हम अपने खेत में डालते हैं, इसी को हम मैन्योर कहते हैं। फार्मर्स डंप plant and animals waste in pits at open place and allow it to decompose। जो फार्मर्स होते हैं वो खराब प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्टेज होता है वो ओपन एरिया में फेंक देते हैं, मतलब अपनी फील्ड में ऐसे फेंक देते हैं, उसको सड़ाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस डिकम्पोजिशन से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उत्पादन होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जितना भी डिकम्पोज्ड होता है ये इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है क्लास 6th में, ठीक है। किस में पढ़ी थी, वर्मी कंपोजिटिंग में, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 1.2 में। डिड प्लांट्स इन ऑल क्लासेस ग्रो एट सेम पेस। अब आपको इस एक्टिविटी में 3 क्लास दिए गए हैं, ठीक है, जिसका नाम ए, बी और सी दिया है। तो इसमें आपने प्लांट ग्रो करना है और देखना है कि ये जो प्लांट है वो सेम टाइम में ग्रो हो रहे हैं, और कौन सा क्लास सबसे अच्छा प्लांट ग्रो करता है और कौन सा प्लांट सबसे तेजी से प्लांट को ग्रो करेगा। फर्टिलाइजर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब आपने कभी फर्टिलाइजर का नाम सुना है? यस, ऑब्वियसली सुना है। तो फर्टिलाइज़र भी हम खेतों में डालते हैं, पर ये क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को लाने की कोशिश करता है। पर ये क्यों डिफरेंट होता है मैन्योर से? जो फर्टिलाइज़र होता है ये प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में, ठीक है। अब ऑब्वियसली फैक्ट्री में होगा क्योंकि ये एक केमिकल है, और मैन्योर क्या है, एक हमारा ऑर्गेनिक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेजेस भी दी गई हैं, ये आपके कुछ केमिकल्स फर्टिलाइज़र होते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, paddy and maize, बट excessive use of fertilizer has made the soil less fertile। फार्मर फर्टिलाइज़र के हेल्प से एक अच्छा क्रॉप को ग्रोथ करते हैं, जैसे कि वो वीट की फील्ड में डालते हैं, पैडी और मेज की फील्ड में भी फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। पर ध्यान रखना कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से हमारी जो सॉइल की फर्टाइल है वो कम होने लग जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी क्षमता कम होने लग जाती है। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब जब फर्टिलाइज़र डालोगे तो ये एक वाटर पोल्यूशन का सोर्स भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, केमिकल है। केमिकल अपना साइड इफेक्ट तो देगा ही। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। अब आपने इतने डिसएडवांटेज पड़ दिए कि आप ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सॉइल को ख़राब कर सकता है, आपकी क्रॉप को ख़राब कर सकता है। ये वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स होता है। तो भैया आप क्या करोगे? तो आपको इसको सही से मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको ऑर्गेनिक मैन्योर भी डालना पड़ेगा, ठीक है, बीच बीच में, ताकि इसका जो लेवल है वो सही से बना रहे। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrients। अब जब हम मैन्योर डालते हैं अच्छे से सॉइल के बीच में, तो ये सॉइल के टेक्सचर को हेल्प करता है। मतलब जब हम पानी डालेंगे उसमें तो वो ख़राब होने नहीं देगा, क्योंकि हमने इसके बीच में फर्टिलाइज़र के बीच में मैन्योर भी ऐड किया है। अब फर्टिलाइज़र आपने बहुत कम मात्रा में डालनी है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। ज़्यादा आपने क्या डालना है, मैन्योर डालना है, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब आपको यहाँ पे दूसरा मेथड दिया है क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देने का, वो होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। This can be done by growing different crop alternately। अब आखिर क्रॉप रोटेशन होता क्या है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी फील्ड में डिफरेंट क्रॉप को ग्रोथ करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने सेम ही क्रॉप बार बार ग्रोथ करोगे, कुछ अलग भी प्लांट आपने डालने हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थ इंडिया used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season।
और जो पहले के नॉर्थ इंडिया फार्मर्स होते थे वो अपने खेत में चारे के रूप में फलियां लगाते थे, ठीक है, एक सीज़न में, फिर दूसरे सीज़न में वो वीट को लगाने स्टार्ट करते थे, ठीक है। इस तरह से वो एक क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। दिस हेल्प इन द रिपब्लिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब जब वो क्रॉप रोटेशन करते थे तो इससे जो सॉइल होती है उसमें प्रॉपर नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, जिससे उनकी जो प्लांट होती है वो अच्छे से ग्रोथ करती है। और यही इनकरेजमेंट जो वो प्रोसेस करते हैं ये इनको अपनाने में काम करता है कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा जो सॉइल है वो अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, जो तुम्हारा सॉइल में प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो आपने ये प्रोसेस आगे तक करती रहनी है। तो आपने प्रीवियस क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है रूट्स के नूडल्स में, मतलब जैसे कि रूट्स हैं और रूट्स में आपने देखा होगा किनारे किनारे से एक नूडल शेप में एक और रूट्स निकलती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। टेबल 1.1 give the difference between fertilizer and manure. As you see the above table, you have give a difference between fertilizer and manure. ओके तो फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बोला है फर्टिलाइज़र क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस मीन्स जो मैन खुद अपने हाथों से बनाता है, ठीक है। अब जो मैन्योर है, मैन्योर आपका क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्टेज से मिलता है। तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि मिलता है कैटल के डंग से, मतलब वही वेस्टेज से एंड प्लांट से, प्लांट को डिकम्पोज करके हमें मैन्योर मिलता है। देन जो फर्टिलाइज़र होता है वो प्रिपेयर्ड होता है फैक्ट्री में, एंड जो मैन्योर होता है वो प्रिपेयर होता है फील्ड में, ओके। क्यों? क्योंकि उसको हम ओपन एरिया में डाल देते हैं। कैटल का डंग उसको हम ओपन एरिया में डालते हैं, जैसे कि जो एनिमल्स का वेस्टेज होता है और प्लांट्स होता है उसको हम सड़ाने के लिए फील्ड में डाल देते हैं। फर्टिलाइज़र कभी भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल में। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया, जब हम ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो सॉइल में नमी को कम कर देता है, ठीक है, जिससे हमारी सॉइल ख़राब हो सकती है। जो मैन्योर होता है, मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल में, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैन्योर को भी ऐड करते हैं ताकि जो हमारी सॉइल है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले और नमी बने रहे। फर्टिलाइज़र में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारी चीज़ें प्लांट की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का काम करती है। पर जो मैन्योर होता है इसमें थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, इसलिए हम फर्टिलाइज़र को भी ऐड करते हैं मैन्योर के साथ, ओके। अब हम मैन्योर का एडवांटेज पढ़ेंगे। आपको पता है जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है फर्टिलाइज़र से। क्यों? इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्योंकि जब हम सॉइल में पानी डालते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से होल्ड करके रखता है वाटर को। It make the soil porous due to which exchange the gases become easy. अब जब हम मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल में तो ये पोरस कर देता है सॉइल के बीच में, मतलब इन सॉइल के बीच में गैप कर देता है। गैप करेगा तो इजीली से सॉइल के बीच में गैस पास हो सकती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव्स। और मैन्योर डालने से बहुत सारे माइक्रोवेव्स भी आते हैं। माइक्रोवेव्स हमारे जैसे अर्थवॉर्म हो गए, ठीक है, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं एक फार्मर के लिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने में। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और सबसे अच्छी बात ये है कि सॉइल को अच्छे से टेक्सचर देने का भी काम करती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना क्योंकि इसका डिफरेंशिएट और इसके बारे में भी जरूर आ सकता है पेपर में, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. अब इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इरिगेशन बहुत ज़रूरी भी होता है सॉइल के लिए, जैसे कि सारे लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ में और उसको डेवलप करने के लिए। वाटर इज़ एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट। अब जब हम वाटर डालते हैं
अपने प्लांट्स में, तो ये तो प्लांट रूट इसको अच्छे से एब्सॉर्ब करती है। अब आपको तो इसका प्रोसेस पता ही है, जैसे कि जब हम वाटर डालते हैं तो रूट्स में जाता है, रूट्स में धीरे धीरे हमारी प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट के अंदर जाएगा, लीव्स में जाएगा, जिससे हमारे फ्रूट्स उगेंगे, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ होगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्सॉर्ब्ड, और पानी के साथ साथ ये मिनरल्स फर्टिलाइजर को भी एब्सॉर्ब करता है। Plants contain nearby 90% water. Water is essential because germinating of seeds does not take place under dry condition. जब हम प्लांट में वाटर डालते हैं तो वो कम से कम 90% वाटर को कंटेन करता है, और वाटर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने में, उसको उगाने में। और ध्यान रखना, सीड कभी भी सूखे कंडीशन में ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, उसको नमी तो चाहिए रहती है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट्स ऑफ प्लांट। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं अपनी सॉइल में, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया या फर्टिलाइज़र, कुछ भी चीज़ हो गई, आपकी मैन्योर भी हो गई है, वो रूट एब्जॉर्ब करेगी, फिर रूट धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करता रहेगा प्लांट के हर एक पार्ट में। ओके, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। खेत में प्रॉपर वाटर डालने से फसलों को पाले और गर्म हवा दोनों से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अब हमें सॉइल को मॉइस्चर करने के लिए, अब मैंने पहले भी बोला है कि सॉइल का जब हमें टेक्सचर अच्छे से मेंटेन करना है, मतलब उसको मॉइस्चर, उसको नमी देनी है, तो आपको वाटर तो डालना पड़ेगा, जिससे एक हेल्थी क्रॉप की ग्रोथ होगी। ठीक है, रेगुलर पानी डालने से। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन हम तब कहेंगे जब हम अपने क्रॉप में, अपने फील्ड में वाटर को अच्छे से सप्लाई करें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप पानी जब डाल रहे हो तो बस एकदम से डाल रहे हो, पूरा डाल दे रहे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने भी देखा होगा कि जब मदर रहती है, वो जब खेत में पानी डालती है तो वो क्या करती है, प्रॉपर पानी डालती है ना, पूरा भर के नहीं डालती है, रेगुलर टाइम में डालती है पानी। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रोथ होती है, सॉइल में नमी बनी रहती है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जब हम सॉइल में पानी डालते हैं एक रेगुलर टाइम में, ठीक है, तो ये क्या वेरीज करता है, आपकी क्रॉप टू क्रॉप को करता है, आपकी सॉइल टू सॉइल करता है, सीजन टू सीजन। ठीक है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, बट आपको ये देखने को मिलेगा समर में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की अपने खेत में, वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में खेत जल्दी सूख जाते हैं, तो उनको पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। Why is it to so? ये इतना ज़रूरी क्यों है? Could it be due to increased rate of evaporation of water from soil and leaves? क्या ज़्यादा पानी डालने से जो इवापोरेशन का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है सॉइल और लीव्स के बीच में। अब आपको सोर्स ऑफ इरिगेशन दिया है कि क्या क्या इरिगेशन के सोर्स हो सकते हैं, तो आप जैसे कि आपको पता है, हम वेल से भी कर सकते हैं, मतलब हम वेल के द्वारा पानी दे सकते हैं, ट्यूबवेल से भी दे सकते हैं, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। तो ये इरिगेशन के सोर्स होते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हम इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अब आपको ये पता है कि वाटर हमारे लिए हर जगह अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि कुएं में, लेक में और कैनल्स में। ठीक है, जिससे हम पानी को उठाकर अपने फील्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड टू दिस मेथड। अब जैसे एनिमल्स हो गए और हम खुद हो गए ह्यूमन, हम पानी को उठाते हैं और खेतों में डालते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये वाले मेथड बहुत चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम ट्रेडिशनल वेज के बारे में, जैसे कि सबसे पहला है मोट पुली सिस्टम, फिर सेकंड है चेन पंप, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है इमेजेस। पहला है मोट, देखो इस तरह से हम इस मेथड को करते हैं, ये कुएं से पानी उठा रहा है और खुद अपने फील्ड में डाल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेन पंप दिया है। ठीक है,
और देख ली दे रखा है, फिर राहत दे रखा है। ओके, इस तरह से ये मेथड होते हैं। पंप बहुत कॉमन मेथड यूज़ होता है कि हम पानी को उठाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, और जैसे डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर सोलर एनर्जी हो गई, यही मेथड उसमें भी यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। अब हम मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इरिगेशन के काम आता है, पर लेकिन ये इकोनॉमिकली के अंदर आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशन नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल। अब ये स्प्रिंकल सिस्टम मॉडर्न मेथड के अंदर आता है। जैसे कि आपको इस तरफ पिक्चर दी गई है, ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, किस तरह से पाइप कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, ये मेथड वहाँ भी यूज़ आता है जहाँ पे हमारा पानी खुद पहुँच नहीं पाता है, पर लेकिन स्प्रिंकल सिस्टम के द्वारा हम पानी को अच्छे से अपने खेतों में पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और ये देख रहे हो, ये एक परपेंडिकुलर पाइप रहती है जो इसके ऊपर नलके रहते हैं, एक सर्कल टाइप में आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, एक सर्कल टाइप में बना है। तो ये इसमें जो नोजल्स होते हैं, मतलब इसमें ना स्पोर्स रहते हैं छोटे छोटे, पूरा राउंड शेप में रहता है। ठीक है, फिर जैसे पानी आता है तो पानी एक फव्वारे की तरह पूरे खेत में पहुंच जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotation nozzles। तो वही कहा है, एक मेन पाइप होता है, मेन पाइप से पानी जाता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे पाइपलाइन में। It gets sprinkled on the crop as if it is raining। और ये स्प्रिंकल इस तरह से करता है क्रॉप में जैसे कि बारिश पड़ रही हो। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और यही स्प्रिंकल बहुत ज़रूरी होता है लॉन्स में, कॉफ़ी के प्लांटेशन में और अदर क्रॉप्स में। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द roots, so it is called drip system। It is a best technique for watering fruits, plant, gardens and trees. What is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor। अब ड्रिप सिस्टम, ड्रिप का मतलब है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी चढ़ना। ठीक है, तो ये एक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ये पूरा प्रोसेस स्प्रिंकल सिस्टम की तरह रहता है, बट ये जो पाइप रहती है इसकी, वो नीचे बिछी रहती है रूट में। जैसे कि आपको नीचे डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देखो एक परपेंडिकुलर पाइप नहीं बना है, ये सिर्फ सारी पाइपलाइन रूट के सामने बनी है। तो पानी मेन पाइपलाइन से जाता है, देन जहाँ जहाँ की पाइपलाइन बिछी है वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको रूट के अंदर डालता रहता है। ठीक है, इससे पानी भी वेस्ट नहीं होता और पूरी तरह से अच्छे से रूटों में पानी पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। अब हमने ऊपर सब कुछ पढ़ लिया है कि हम अपने प्लांट में वाटर कैसे डालेंगे, किस तरह के हम सीड लगाएंगे अपने फील्ड में। ठीक है, लेकिन अब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वीड्स को, आइए पढ़ते हैं। भुजो एंड पहली वेंट टू a nearby wheat field and saw that there was some plant in the field growing along with wheat plant। अब भुजो और पहली किसी सामने के फील्ड में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, व्हीट के फील्ड के साथ साथ दूसरे प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर undesirable plant may grow naturally along the crop। This undesirable plants are called weeds। हम weeds उसको कहते हैं जो अदर प्लांट के साथ अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं, मतलब जिनका कोई यूज़ नहीं है, जैसे झाड़ियाँ कहते हैं जिसको हम, वो ग्रो होती है प्लांट के साथ, उसको हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इसका जब रिमूव होता है, इसको हटाते हैं वीड्स को, तो इसको हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। वीडिंग तो हो सकता है, क्योंकि जब हमने अपनी फील्ड में प्रॉपर डिस्टेंस दी है अपने क्रॉप को, ठीक है, जहाँ पे स्पेस बढ़ चुका है, अच्छे से वाटर जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, लाइट पड़ रही है, तो ये वाले प्लांट्स ग्रो होना बनता है। ठीक है, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ टू द क्रॉप। और ये जब ग्रो होंगे तो ये हमारे क्रॉप को भी अफेक्ट करेंगे।
Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human being. ये वीड उस टाइम बहुत इंटरफेयर करते हैं जब फार्मर हार्वेस्टिंग करते हैं, अपनी खेती करते हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं खुद एनिमल्स के लिए और खुद हमारे लिए भी. फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप help in uprooting and killing the weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. फार्मर ने बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि वीड्स को हटाए, उनकी ग्रोथ ना होने दे ताकि उनकी क्रॉप बच सके. ठीक है, बीज बोने से पहले फार्मर पहली इनकी अपरूटिंग कर देते हैं, मतलब जो अनवांटेड ग्रासेस दिखाई जाती है उनको वो उखाड़ देते हैं खेत से. ठीक है, ताकि वो उनके साथ ग्रो ना हो पाए. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. सबसे अच्छा हटाने का टाइम तब होता है जब हमारे खुद सीड में जो हमने बो रखे हैं उसमें फ्लावर और सीड्स प्रॉपर ना आए, मतलब ये शुरुआत हो रही है उस चीज़ की, तब हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं. द मैनुअली रिमूव इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स by uprooting or cutting them close to the ground for time to time. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम इसको अपने हाथों से भी निकाल सकते हैं और कट भी कर सकते हैं अपने ग्राउंड में. ठीक है, जैसे कि इसको हम हटाते हैं खुरपी की हेल्प से. आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, इसको हम कहते हैं खुरपी. ठीक है, सीड ड्रिल भी इसमें काम आता है जब हम अपने वीड्स को अनवांटेड ग्रास को हटाते हैं. वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स. अब हर बार ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम खुद अपने हाथों से उखाड़ते रहेंगे. कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ केमिकल अपने फील्ड में डालने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं वीडिसाइड्स. जैसे कि हो गया 2,4-D, ये केमिकल प्रोसेस होती है. दिस आर स्प्रेड in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with the water to extent required and spray in the field with a sprayer. अब जैसे हम अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, उसी तरह से ये भी केमिकल प्रोसेस होती है. ये होता है वीडिसाइड्स होता है. वीडिसाइड्स वो होता है जो अनवांटेड ग्रास को ग्रो नहीं करता है. जैसे कि एग्जांपल दिया है 2,4-D, ये एक नाम होता है केमिकल का. ये इसको हम स्प्रे की थ्रू से डालते हैं. ठीक है, और वीड्स को हटा देते हैं, मार देते हैं. ये बिल्कुल भी डेंजर नहीं होता है हमारी क्रॉप्स के लिए. ठीक है, क्योंकि ये डाइल्यूट होता है और वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. तो और उसके बाद हम स्प्रे की हेल्प से अपने प्लांट में इसको डालते हैं, अपनी क्रॉप में डालते हैं. एज यू सी दिस पिक्चर, दिस इज अ स्प्रेइंग वीडिसाइड्स. ठीक है, इस तरह से हम अपने क्रॉप में डालते हैं. एज ऑलरेडी मेंशन्ड, वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन. आपने ऊपर भी पहले भी मेंशन कर चुका है, जो वीडिसाइड होता है ये स्प्रे की तरह होता है. जब हमारी फसलें ग्रो होती हैं उस टाइम ये हम डालते हैं. ठीक है, और कब डालते हैं, फ्लावरिंग और सीड के फॉर्मेशन से पहले, उसके बाद नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. कभी कभी ये हार्मफुल भी होता है क्योंकि ये क्या है, केमिकल है और ये फार्मर की हेल्थ को भी ख़राब कर देता है. सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली. और ध्यान रखिएगा आप इस केमिकल को बहुत सावधानी के साथ करें. ठीक है, अपनी नोज़ को कवर करके रखें, अपने माउथ को भी कवर करके रखें एक क्लोथ के द्वारा, ताकि जो स्प्रे कर रहे हो आप, जो केमिकल की स्मेल है वो आपकी माउथ के अंदर, नोज के अंदर ना घुसे. अब पढ़ते हैं हम हार्वेस्टिंग के बारे में. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. अब ये हार्वेस्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, इसमें क्या होती है, क्रॉप्स कट होती है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, इसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग का तरीका ये होता है, जब हमारी प्लांट्स ग्रो हो जाती हैं फिर हम उसको नीचे से, मतलब पूरी जड़ से नहीं, सिर्फ नीचे से उसको हम कट करते हैं. इट इज़ यूजली टेक 3 to 4 months फॉर सेरल क्रॉप टू मैच्योर. इसको हम कट तब करते हैं जब वो 3 या 4 महीने तक अच्छे से बड़े हो जाते हैं, तब इसको हम कट करते हैं. हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टेड. हार्वेस्टिंग को हम मैनुअली कट करते हैं सिकल के द्वारा, और या फिर हम मशीन भी यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग में. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
थ्रेसिंग। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमारे ग्रीन सीड्स होते हैं उनको अलग करने का काम करता है चेफ, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टेड एज वेल एज आ थ्रेशर। आपको नीचे पिक्चर शो हो रही है जिसको हम कंबाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो थ्रेशिंग होती है एक मशीन होती है जिसको हम कंबाइन कहते हैं। ये हार्वेस्टेड और साथ ही साथ थ्रेशर का काम करती है, दोनों का काम करती है। ऐसा नहीं कि पहले होता था कि आप पहले मेहनत करो, हार्वेस्टिंग करो, फिर आप मेहनत से उनको अलग करो। अब जैसे जैसे दिन बदलते गए वैसे वैसे टेक्निक्स भी आ गई हैं, तो एक मशीन आई है जिसको हम कहते हैं कंबाइन। फॉर्म विद स्मॉल होल्डिंग of land to the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. अब फार्मर ने सारा काम कर दिया, ठीक है, थ्रेशिंग कर दी, हार्वेस्टिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। अब क्या बारी आती है? विनोइंग की बारी आती है। मतलब उनके जो आपके जो ग्रेन है, बीज है, वो अलग होने चाहिए और जो आपका घास फूस है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो अलग होनी चाहिए। तो ये एक विनोइंग मशीन आती है, जैसे आपको नीचे शो हो रहा है। ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ चुका है, ओके। फिर आते हैं हम दूसरे टॉपिक में, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe for moisture, insect, rats and microorganisms. अब सब कुछ हो गया, आपकी फील्ड ने बहुत अच्छा क्रॉप दी है, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, अच्छे से फर्टिलाइजर मैन्योर सब कुछ डाल दिया। बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब स्टोर कर रहे हो अपनी ग्रेन्स को, ठीक है, वो जब आप लंबे समय तक कर रहे हो तो आपको बचाना चाहिए मॉइस्चर से, नमी से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रेट से बचाना है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर आपने नहीं बचाया तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो पूरी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और आपके जो सीड्स हैं, आपके जो बीज हैं, ग्रेन्स हैं, कुछ भी कह सकते हो, वेजिटेबल्स हैं, वो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। आप जब ग्रेन को हार्वेस्टिंग करते हो तो उसमें बहुत मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन और सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attract by organism, making them unfit to use or for germination. अब देखो, जो ताज़े ग्रेन्स होते हैं उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है। अगर आपने उससे पहले उसको ड्राई नहीं किया, अच्छे से साफ़ नहीं किया, तो ये पूरी मेहनत को ख़राब कर देगा। ये ना अचानक से ऑर्गेनिज्म पैदा कर देगा, ठीक है, इसमें मॉइस्चर लाने लग जाएगा, जिससे वो पूरे जो सीड्स हैं वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो क्या होगा, इस स्टोर करने से पहले इस ग्रेन को अच्छे से ड्राई करोगे धूप में, ठीक है, जिससे जो इसकी मॉइस्चर, इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। और ये इसको प्रिवेंट करोगे इंसेक्ट्स पर से, बैक्टीरिया से और फंगी से, ठीक है, इन चीज़ों से भी ये बच सकता है। फार्मर जनरली इस ग्रेन को जूट बैग में या फिर मेटालिक बिन्स में स्टोर करते हैं। हालांकि जो लार्ज स्केल स्टोर होता है ग्रेन्स का वो होता है साइलोस और ग्रेनियर्स से, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है पीस्ट, रेट और इंसेक्ट से, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। ये यूज़ तब होगा जब आप बहुत बड़ी स्केल में ग्रेन को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर शो हो रहा है आपको, इस तरह से ये स्टोर होता है। ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग food grain at home. For storing large quantity of grains is a big godown. Specific chemical treatment are required to protect them from pest and microorganism. अब देखो, जैसे कि घर में भी आपकी मम्मी जब गेहूँ धोती है और सुखाने रख देती है, फिर एक कंटेनर में रख देती है, तो उसमें क्या रखती है, नीम के पत्ते रखती है ना, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अपनी मॉम से पूछ सकते हो ऐसा करते हो कि नहीं, ठीक है। और अब बड़ी लंबी स्केल में, बड़ी क्वांटिटी में आप स्टोर कर रहे हो आप गोडाउन में, तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं कि ताकि पीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें हार्म ना करे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, ओके। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी 1.3 दी गई है, इसमें आपको टेबल दिया है और बनाना है, जैसे कि मिल्क। तो ये आपका फूड के अंदर आ जाएगा। मिल्क किस किस चीज़ों से मिलता है हमें,
तो यहाँ पे सोर्स लिखना है, ठीक है। इस तरह से अपने फूड्स लिखने हैं और लिखना है कि किस सोर्स से हमें मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सी दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने देखा कि भाई हमारे पास तो बहुत सारी सोर्स है जिससे हमें फूड मिलता है, जैसे कि प्लांट एनिमल हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भी हो गई। मैनी पीपल लिविंग इन द कॉन्स्टेंट एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कोस्टल एरियाज वाले जो कंज्यूम करते हैं फिश को, नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। ये एक मेजर पार्ट होता है आपकी डाइट का। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा है कि हमें प्लांट से भी फूड ऑब्टेन होते हैं, किस तरह से होता है, ये सब आपने पहले वाले क्लास में पढ़ चुका है। We have to see that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. इसमें हमने सिर्फ प्रोसेस पढ़ी हैं, किस तरह से क्रॉप प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हम अपनी सीड का सिलेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सारा हमने पढ़ लिया है। Similarly, animals reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. इस तरह से हमने अपने प्लांट की प्रोटेक्शन करी है, ख्याल करा है कि हमें इनको दूसरी चीज़ों से बचाना है, अनवांटेड ग्रास से, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, इनसे बचाना है। उसी तरह से एनिमल्स की भी केयर होती है, चाहे आपके घर में हो या फिर फार्म में हो, ठीक है। उनको भी प्रॉपर फूड देना चाहिए, शेल्टर होता है, पूरी अच्छे से केयर होती है। और जब ये लार्ज स्केल में डन होता है इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनली डन होता है, ओके। तो बाकी आपको अगर इसमें कोई क्वेरी है, कुछ पूछना हो तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।